Hi everyone, welcome to the Indian Politics classes. How are you all? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। पहले के लेक्चर में हम बात कर चुके हैं आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमने बात की थी आर्टिकल 11 जो कि पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड करता है टू मेक द लॉज ओवर सिटीजनशिप के ऊपर या फिर नागरिकता के ऊपर कोई कानून अगर नया बनाना है तो आर्टिकल 11 ये पावर प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को कि वो जो है लॉ यहाँ पर बना सकती है सिटीजनशिप से संबंधित। ओके, इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक्ट पास किया गया 1955 में, जो कि नागरिकता से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून था। ओके, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन से, क्या क्या उसके फैक्ट्स थे, उससे संबंधित किस तरह के क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। लेक्चर की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 है, इट बेसिकली डील्स विद एक्वायरिंग एंड लूजिंग ऑफ द सिटीजनशिप। आप सिटीजनशिप को किस प्रकार से एक्वायर कर सकते हैं और किस प्रकार से सिटीजनशिप को छोड़ सकते हैं या फिर उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, उससे ही संबंधित हमारा सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्वायरिंग ऑफ द सिटीजनशिप को किस प्रकार से एक्वायर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। सिटीजनशिप एक्वायर करने की बात करें तो यहाँ पर टोटल 5 प्रोविजंस है जिसके ज़रिए आप सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, जिसमें है सबसे पहले बाय बर्थ, दूसरा जो पॉइंट है वो है बाय डिसेंट, तीसरा पॉइंट है बाय नेचुरलाइजेशन, चौथा पॉइंट है बाय रजिस्ट्रेशन और जो पाँचवा पॉइंट है वो है हमारे पास बाय इनकॉर्पोरेटिंग ए टेरिटरी। तो एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं बाय बर्थ, जन्म के आधार पर किस प्रकार के प्रोविजंस है, क्या क्या प्रोविजंस हैं वो देख लेते हैं अंडर दिस एक्ट। तो सबसे पहले बाय बर्थ में एवरी पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद उसको माना जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको भारत का नागरिक माना जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन। ओके, लेटर ऑन इन द ईयर 1986 यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्बेंसेस होने लगी थी इंडिया में रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट, तो इसको अमेंड किया गया और इसमें माना गया कि ही इज़ बोर्न ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 बट एट द टाइम ऑफ बर्थ the birth either of his parents was a citizen of India। तो इसी को आगे अमेंड किया गया 1986 में। इसके अंदर बोला गया कि कोई भी व्यक्ति जो 1 जुलाई 1987 को पैदा हुआ हो या फिर इसके बाद पैदा हुआ हो, लेकिन उसके जन्म के समय आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता में से एक का जन्म इंडिया में हुआ हो या फिर वो इंडिया के सिटीजन हो, either of his parents were citizen of India। ओके, सो 1955 में जो कॉन्सेप्ट था बर्थ से संबंधित, इसको अमेंड किया गया इन द ईयर 1986। ओके, सो इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट है इससे संबंधित, चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी एलियंस कैन नॉट एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। ऐसे फॉरेनर जो इंडिया में डिप्लॉय हैं, डिप्लोमेट्स हैं, और ऐसे व्यक्ति जो हैं हमारे एनिमी एलियन, उनको भी आप सिटीजनशिप नहीं दे सकते बाय दिस एक्ट। ओके, सो बाय बर्थ में 2 पॉइंट हमारे पास। सबसे पहले व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के दिन या इसके बाद पैदा हुआ हो तो उसको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी, या इसको अमेंड किया गया इन द ईयर 1986 जिसके अंदर बोला गया उसका जन्म 1 जुलाई 1987 या इसके बाद हुआ हो, लेकिन उसके जन्म के समय आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म इंडिया में हुआ हो या फिर वो इंडिया के सिटीजन हो। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग एक्वायरिंग ऑफ द सिटीजनशिप बाय बर्थ। ओके, सेकंड पॉइंट है वो है हमारे पास बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब क्या है? ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 shall be a citizen of India by descent if his father, not mother, this is the point here, not mother is a citizen of India at the time of his birth। अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद आउटसाइड इंडिया, उसको सिटीजन ऑफ इंडिया मान लिया जाएगा
अगर एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, सॉरी नॉट आइदर, इफ हिज फादर was a citizen of India at that time meaning at the time of his birth, not mother। देखिए इस डिसेंट बाय डिसेंट के एक्ट के अंदर माना गया अगर उसके पिता या फिर उसके फादर इंडियन सिटीजन थे एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, मदर को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन बाय अमेंडमेंट इन द ईयर 1992 इसको कर दिया गया आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स, ओके, या फिर माता या फिर उसके पिता हैं, अगर वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया थे एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ तो उसको भी मान लिया जाएगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट। ओके, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। अगर कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर पैदा हुआ है 26 जनवरी या फिर उसके बाद में, उसको सिटीजन ऑफ इंडिया मान लिया जाएगा अगर उसके पिता इंडियन सिटीजन थे एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। ओके, मतलब कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर उसके पिता अगर इंडियन सिटीजन थे तो उस व्यक्ति को इंडियन सिटीजन मान लिया जाएगा। 1992 से पहले यहाँ पर प्रोविज़न था सिर्फ फादर के लिए पेरेंट्स के केस में, लेकिन इन द ईयर 1992 इसको अमेंडमेंट करके कर दिया गया आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या फिर उसके माता या फिर पिता दोनों में से अगर एक भी इंडियन सिटीजन था तो उसको भी मान लिया जाएगा, उस व्यक्ति को भी मान लिया जाएगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाई डिसेंट। दिस इज द पॉइंट हेयर। ओके, so next point is here by registration। by registration का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। by registration a person who are not the citizen of India can acquire the citizenship by following methods। कोई व्यक्ति जो फिलहाल इंडिया का सिटीजन नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, उसको सिटीजनशिप या फिर नागरिकता दी जा सकती है बाय द फॉलोइंग मेथड्स। सबसे पहले जो मेथड है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया एंड हैव बीन सो रेजिडेंट फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, अर्लियर इट वाज 6 months। मतलब क्या है, ऐसे व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन के हैं और बाय रजिस्ट्रेशन वो अगर सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहते हैं तो एट द टाइम ऑफ हिज एप्लीकेशन, जिस वक्त वो एप्लीकेशन लगा रहे होंगे उस वक्त वो इंडिया में रह रहे हों पिछले 5 वर्ष से। दे हैव बीन सो रेजिडेंट फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। ओके, सब पहले ये प्रोविज़न था, ये 6 month का था, लेकिन इसको बाद में बढ़ा के कर दिया गया 5 साल के लिए। ओके, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है रजिस्ट्रेशन की को लिए अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है तो वो है हमारे पास 5 वर्ष। ओके, सेकंड पॉइंट है जो रजिस्ट्रेशन के द्वारा सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं वो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन any country or place outside undivided India। Okay, next point, women who have been married to citizen of India and who are ordinary resident in India for 5 years immediately before making an application for the registration। Okay, ऐसी महिलाएं जिन्होंने किसी इंडियन सिटीजन के साथ शादी कर ली है और वो इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडाई कर रही हैं फॉर द 5 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के द्वारा लगाने के लिए पिछले 5 वर्ष से यहाँ पर रह रही हूँ और साथ में उन्होंने शादी कर ली हो किसी भारतीय नागरिक के साथ, तो उनको भी सिटीजनशिप दी जा सकती है बाय ए मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है माइनर चिल्ड्रंस ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। माइनर चिल्ड्रंस का मतलब है ऐसे बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, उनको भी सिटीजनशिप दी जा सकती है इंडिया की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास और फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो है हमारे पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु आर सिटीजन ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज और द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ऐसे व्यक्ति जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के में से किसी एक देश के नागरिक हों या फिर वो आयरलैंड के नागरिक हों, उनको भी आप सिटीजनशिप दी जा सकती है फॉर द मेथड ऑफ बाय द मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, दीज आर द पॉइंट्स अंडर द मेथड रजिस्ट्रेशन। ओके, टोटल 5 पॉइंट्स से यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लेता है, आप प्लीज़ इसको दोबारा देख लीजिएगा। देखिए, जो सिटीजनशिप का जो टॉपिक है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको सभी पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन का मीनिंग क्या है?
ए फॉरनर कैन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इफ़, कोई विदेशी नागरिक है वो भी यहाँ पर सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है इंडिया की। वो हैं फॉलोइंग मेथड्स, वो पॉइंट्स के हैं। ही रिनाउंसेस द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री। सपोज अगर कोई व्यक्ति है यूएसए का या फिर अमेरिका का कोई नागरिक है और वो इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो सबसे पहले यहाँ पर उसको यूएसए की सिटीजनशिप को गिव अप करना पड़ेगा या फिर उसको छोड़ना पड़ेगा। ओके, सो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का वो है हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप का। आपको पता होगा सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास लिया गया है ब्रिटेन से। ओके, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई दूसरे देश का नागरिक यहाँ पर नागरिकता लेना चाहता है तो पहले उसको नागरिकता छोड़नी होगी दूसरे देश की। ओके, सेकंड पॉइंट है वो है ही इज़ ऑफ अ गुड कैरेक्टर दो इंक्वायरी इज़ डन बाय द गवर्नमेंट। कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक है, अगर वो नागरिकता लेना चाहता है तो उम्मीद है कि उसका करैक्टर भी अच्छा हो। इसके लिए गवर्नमेंट प्रॉपर इंक्वायरी उसके ऊपर बैठाती है, अगर वो सही पाया जाता है तो उसको सिटीजनशिप दी जा सकती है बाय नेचुरलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ही हैज़ एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल के अंदर जो हमारे पास भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा का अगर उसको नॉलेज है तो भी उसको सिटीजनशिप दी जा सकती है इंडिया की। ओके, 8th शेड्यूल में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे टोटल कितनी लैंग्वेजेज हैं, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ शेड्यूल्स वाले टॉपिक के अंदर। ओके, ही इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ही इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ कंट्री वेयर इंडियन सिटीजन्स कैन नॉट बिकेम नेचुरलाइज सिटीजन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए, हमने बाय नेचुरलाइजेशन लोगों को, विदेशी नागरिकों को सिटीजनशिप देने की कोशिश की इंडिया की, लेकिन अगर कोई देश ऐसा है जो इंडियन सिटीजन को नागरिकता नहीं दे रहा बाय ए मेथड ऑफ नेचुरलाइजेशन, तो उस देश के नागरिकों को भी हम यहाँ पर नागरिकता नहीं दे सकते बाय नेचुरलाइजेशन। सपोज मान लीजिए कि कोई देश है, मान लीजिए इटली है, इटली देश के अंदर बाय नेचुरलाइजेशन आप वहाँ के नागरिक नहीं बन सकते, तो वहाँ का भी कोई नागरिक हमारे पास यहाँ पर नागरिक नहीं बन सकता बाय ए मेथड ऑफ नेचुरलाइजेशन। ओके, दिस इज़ द पॉइंट हेयर। ओके, तो बाय नेचुरलाइजेशन में हमारे पास पॉइंट्स है फॉरनर के लिए, उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, वो तो उसको सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, गुड कैरेक्टर का होना चाहिए, उसको एक नॉलेज होनी चाहिए लैंग्वेज की, और द लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये कि ऐसे कंट्री जो सिटीजनशिप नहीं दे सकते बाय नेचुरलाइजेशन, तो उस देश के नागरिकों को भी यहाँ पर नागरिकता नहीं दी जा सकती। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है इससे संबंधित वो ये, गवर्नमेंट कैन वेव ऑफ ऑल द अबव कंडीशन इफ ए पर्सन हैज रेंडर्स डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू द साइंस, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस। नेचुरलाइजेशन में देखिए हमने पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए थे, उसको सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, करेक्टर अच्छा होना चाहिए उसका, वगैरह वगैरह। ओके, सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, लेकिन सरकार जो है गवर्नमेंट इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर वेव ऑफ कर सकती है अगर कोई व्यक्ति है यहाँ पर जो रिलेटेड करता है सर्विस टू द साइंसेस, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस। अगर इससे संबंधित कोई रिनाउंड पर्सनालिटी है वर्ल्ड की, वो यहाँ पर नागरिकता लेना चाहता है इंडिया की, तो अब वो सभी पॉइंट्स को छोड़कर यहाँ पर नागरिकता दी जा सकती है। ओके, सो दीज वर द पॉइंट्स अंडर द नेचुरलाइजेशन बाय विच ए फॉरनर कैन एक्वायर द सिटीजनशिप। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट और जो लास्ट पॉइंट है वो एक्वायरिंग ऑफ द सिटीजनशिप इज बाय इनकॉर्पोरेटिंग ए टेरिटरी। इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ टेरिटरी से हमारा मतलब क्या है? इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ टेरिटरी से हमारा मतलब ये है कि अगर इंडिया किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है, सपोज पीओके के ऊपर ही आज इंडिया का कब्जा हो जाता है, तो पीओके में जो भी सिटीजन होंगे वो बन जाएंगे इंडियन सिटीजन्स। सरकार इसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट गैजेट जारी करेगी और यहाँ पर वो सभी के सभी इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। सो पॉइंट है हमारे पास, इफ़ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया देन द गवर्नमेंट स्पेसिफाई थ्रू नोटिफिकेशन दैट द पीपल ऑफ दैट टेरिटरी शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, सो टोटल 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए जिसके जरिए हम सिटीजनशिप ले सकते हैं बाई गवर्नमेंट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट था बाई बर्थ,
26 जनवरी 1950 या फिर उससे बाद में कोई व्यक्ति यहाँ पर पैदा हुआ है उससे संबंधित था। बाय डिसेंट, अगर कोई बंदा बाहर रह रहा है। बाय नेचुरलाइजेशन, फॉरनर के लिए था और रजिस्ट्रेशन के जरिए था। और हमारे पास लास्ट था बाय इनकॉर्पोरेटिंग ए टेरिटरी। ओके, दीज आर द पॉइंट्स बाय विच यू कैन एक्वायर द सिटीजनशिप। अब देखते हैं हाउ सिटीजनशिप इज़ लॉस्ट। सिटीजनशिप लॉस्ट कैसे हो सकती है किसी भी व्यक्ति की। ओके, वो पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारे पास बाय रेनंशिएशन। बाय रेनंशिएशन से हमारा मतलब क्या है? दिस इज ए वॉलंटरी एक्ट बाय विच ए पर्सन होल्डिंग द citizenship of India as well as that of another country may give up one of them। अगर कोई व्यक्ति जिसके पास सिटीजनशिप है इंडिया की और साथ के साथ उसके पास सिटीजनशिप है किसी अनदर कंट्री की, तो बाय वॉलंटरी मीन अपनी स्वेच्छा से वो यहाँ पर सिटीजनशिप को छोड़ सकता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ए पर्सन रिनाउंसेस द सिटीजनशिप एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ हिज सीजेस टू बी इंडियन सिटीजनशिप। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को छोड़ता है तो उसके जो भी छोटे बच्चे होंगे, माइनर चाइल्ड होंगे, उनको भी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया से बैन कर दिया जाएगा या फिर सीजेज किया जाएगा। ओके, बट इसके ऊपर एक्सेप्शन ये है कि बट द चाइल्ड विद इन 1 ईयर आफ्टर अटेनिंग 18 ईयर ऑफ एज में रिज्यूम द इंडियन सिटीजनशिप। ओके, so these are the points under renunciation। okay, next point, by termination से हमारा अर्थ क्या है? when a Indian citizen acquire the citizenship of other country voluntarily, the citizenship is automatically terminated। meaning suppose कोई इंडिया का व्यक्ति है और वो यहाँ सिटीजनशिप ले लेता है जर्मनी की। ओके, तो ऑटोमेटिकली मीनिंग जैसे ही गवर्नमेंट को पता लगेगा कि इस व्यक्ति ने सिटीजनशिप ले ली है जर्मनी की, तो उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा या फिर समाप्त कर दिया जाएगा। ओके, दिस इज द पॉइंट हियर। नेक्स्ट पॉइंट, बाय डेप्रीविएशन का मीनिंग क्या है? दिस इज ए कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर केंद्र सरकार भी किसी व्यक्ति की सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकती है अगर द सिटीजन हैज़ ऑब्टेन सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। अगर केंद्र सरकार को ये पता लग जाए कि किसी व्यक्ति ने यहाँ पर सिटीजनशिप ले रखी है बाय ए मेथड ऑफ फ्रॉड मतलब उसने गलत डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेश करके सिटीजनशिप ली है, तो उस व्यक्ति की सिटीजनशिप को कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, द सिटीजन हैज़ शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान जो कि सबसे पवित्र बुक मानी जाती है इंडिया के अंदर, अगर कोई व्यक्ति उसी के ऊपर हमारी वफादारी नहीं दिखाता है फिर डिसलॉयल हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो उसके ग्राउंड पे भी यहाँ पर सिटीजनशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है। ओके, और द सिटीजन हैज़ अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग वॉर। सपोज यहाँ पर कोई वॉर की सिचुएशन है और कोई व्यक्ति यहाँ पर कम्युनिकेट करता है या फिर ट्रेड करता है उस एनिमी कंट्री के साथ या फिर जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है, तो इन दैट केस भी उसके ऊपर हम सिटीजनशिप को बैन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, और द सिटीजन हैज विद इन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन हैज इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years। अगर कोई व्यक्ति सिटीजनशिप को एक्वायर करता है बाय ए मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन और 5 वर्ष के अंदर सिटीजनशिप को एक्वायर करने के 5 वर्ष के अंदर अगर उसे किसी दूसरे देश के अंदर सजा हो जाती है 2 वर्ष के लिए, किसी व्यक्ति ने, देखिए पॉइंट क्या है यहाँ पर, किसी व्यक्ति ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन के जरिए सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया और इसके 5 साल के बाद किसी दूसरे देश के अंदर उसको 2 वर्ष की कैद हो जाती है या फिर सज़ा हो जाती है, तो इन दैट केस उसकी सिटीजनशिप को हम अबॉलिश कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी सिटीजनशिप को अबॉलिश कर सकती है। और इसके अलावा क्या पॉइंट है, द सिटीजन हैज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली। अगर वो व्यक्ति 7 वर्ष से लगातार कंटिन्यूसली ऑर्डिनरी रेजिडाई कर रहा है आउटसाइड इंडिया, तो इन दैट केस उसकी सिटीजनशिप को हम टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके,
Okay, note. This is not applicable to the students and employees who are serving in international organization. देखिए, एक्वायरिंग और लूजिंग ऑफ द सिटीजनशिप का जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं हैं स्टूडेंट्स मीनिंग ऐसे वे बच्चे जो यहाँ पर इंडिया के अंदर स्टडी करने के लिए आए हुए हैं, ओके। और ऐसे व्यक्ति एम्प्लॉयज़ हु आर सर्विंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अगर इंडिया में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है और कोई विदेशी नागरिक है यहाँ पर जॉब कर रहा है, तो इन दैट केस उसके ऊपर भी यहाँ पर सिटीजनशिप से संबंधित रूल लागू नहीं होंगे, ओके। इफ़ ए पर्सन रजिस्टर्ड एनुअली एट द इंडियन कॉन्सुलेट हिज इंटेंशन टू रिटर्न द इंडियन सिटीजनशिप, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इंडियन कॉन्सुलेट में अपनी सिटीजनशिप को रिटर्न करने के लिए एप्लीकेबल करता है इंडियन कंसुलेट को, तो इन दैट केस उसके ऊपर भी यहाँ पर रूल्स लागू नहीं होंगे, ओके। सो दीज आर द पॉइंट्स अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। देखिए, दो तरीके की हमने बात की इसके अंदर, एक था सिटीजनशिप को एक्वायर करना, दूसरा था सिटीजनशिप को छोड़ना। सिटीजनशिप को एक्वायर करने में टोटल 5 मेथड हमने डिस्कस किए, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेटिंग ए टेरिटरी, ओके। पाँचों पॉइंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। सिटीजनशिप को लूज करने के अब सिटीजनशिप छोड़ने के लिए हमारे पास 3 मेथड थे, बाय रननशिएशन में यहाँ पर वॉलेंट्री, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सिटीजनशिप छोड़ना चाहता हूँ या फिर किसी देश की नागरिकता और देश की नागरिकता वो ले लेता है, तो इन दैट केस उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है। सेकंड मेथड था टर्मिनेशन के द्वारा और थर्ड मेथड था डेप्रीविएशन के द्वारा। देखिए, मैं दोबारा फिर कहूँगा, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आपको वीडियो को 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छे से इसकी क्लैरिटी होगी, ओके। सो अब देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 से संबंधित। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज और आर इनकॉर्पोरेटेड टू ऑब्टेन सिटीजनशिप एज पर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। यूपीएससी प्रीलिम 2001 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2001 के अंदर क्वेश्चन था हमारे पास ये वाला, ओके। तो क्वेश्चन के है वो हमने देख लिया। सो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ऑप्शन है हमारे पास सिटीजनशिप बाय बर्थ, यस हमने बिल्कुल देखा, सिटीजनशिप बाय बर्थ था हमारे पास ऑप्शन। सिटीजनशिप बाय डिसेंट, ये भी ऑप्शन था बिल्कुल। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, ये भी बिल्कुल पॉइंट था। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, ये भी बिल्कुल हमारे पास पॉइंट था। और सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेटिंग ए टेरिटरी, ये भी हमारे पास पॉइंट था। लेकिन इसके अंदर हम अगर देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है टू ऑब्टेन, ओके। टू ऑब्टेन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था 5 मेथड के बारे में, बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेटिंग ए टेरिटरी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ओके। सो कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था और आप इसको आसानी से कर सकते हैं अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा हुआ। तो यूपीएससी प्रीलिम 2001 का एक क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया, मीनिंग आपका बेस तैयार हो रहा है अच्छे से, अगर आप मेहनत वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो। नेक्स्ट वन, ड्यू टू एन एक्सेसिव नंबर ऑफ रेफ्यूजीज इनकमिंग टू इंडिया फ्रॉम श्रीलंका एंड बांग्लादेश, द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 was amended and citizenship by birth was conferred on those who have been born on or after 26 January 1950 and देखिए, हमने बाय बर्थ के एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पर डिस्कस किया था कि ऐसे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या फिर उसके बाद पैदा हुए हैं उनको सिटीजनशिप दी जा सकती है इंडिया की, अगर उसके आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया। इसी को हमने अमेंड किया था इन द ईयर 1986 और इसके अंदर प्रोविज़न किया गया था ऐसे व्यक्तियों के लिए भी जो यहाँ पर बोर्न हुए हैं 26 जनवरी 1987 या फिर उसके बाद, ओके। सो हमने पॉइंट बाय बर्थ में बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया था, यूपीएससी प्रीलिम 2005 क्वेश्चन, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े एग्जाम्स के अंदर, आप प्लीज़ वीडियो को अगर से ध्यान से देखे होंगे तो सभी क्वेश्चन को आप सोल्व कर चुके होंगे, ओके। तो बाय बर्थ के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हमारे पास लागू हुआ 26 जनवरी 1950 और जनवरी 26 1987 के लिए, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप।
इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए हमने देखा पहले भी 5 मेथड हम देख चुके हैं, तो वो सभी पॉइंट्स आप अपने मन में डिस्कस कीजिए और साथ के साथ ऑप्शन को भी देखिए। देखिए यहाँ पर है सबसे पहला ऑप्शन डोमिसाइल एंड डिसेंट। बिल्कुल डोमिसाइल के जरिए भी कोई व्यक्ति यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है और डिसेंट के जरिए भी यहाँ पर सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है। सेकंड पॉइंट है डोमिसाइल, डिसेंट एंड रजिस्ट्रेशन। देखिए ये क्वेश्चन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के साथ साथ यहाँ पर हमारे आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 8 हैं जो उनसे भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया हुआ है। इसके अंदर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। आपने अगर पहले का वीडियो देखा है उसके अंदर हमने बात की थी डोमिसाइल के बारे में, तो आप प्लीज़ उसको भी रिवाइव कीजिएगा, ध्यान में लाएंगे तो आपको याद आ जाएगा डोमिसाइल के जरिए कैसे आप सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। ओके, तो डोमिसाइल, डिसेंट और रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल ये भी सही है। डोमिसाइल, डिसेंट और रजिस्ट्रेशन अभी हमने डिस्कस किया रजिस्ट्रेशन का। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे डोमिसाइल, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन एंड होल्डिंग ए प्रॉपर्टी। ऐसा कोई भी पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया जिसके अंदर हमने बात की हो होल्डिंग ए प्रॉपर्टी की। चौथा ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ द अबव। ओके, देखिए फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल राइट है। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर एक ऑप्शन और अलग से दे दिया, वो था रजिस्ट्रेशन का, जो भी बिल्कुल सही है। और थर्ड ऑप्शन में एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिया, वो है हमारे पास होल्डिंग ए प्रॉपर्टी, जो कि गलत हो जाता है। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, सो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, सो यूपीएससी प्रीलिम 2002 क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब के सब हमने डिस्कस किए इस वीडियो के अंदर। अगर आपका कोई डाउट है, अभी भी आपको कोई समस्या है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइएगा। और साथ के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के बारे में अपडेट मिलते रहे। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग। सीखते रहेगा प्लीज़।